पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि टेंग वुलिन और उसके साथी बाहरी लोगों से लड़ रहे थे। अब आगे देखेंगे। उसी पल गुयुए को अपनी कमर कसती हुई महसूस हुई और उसका पूरा शरीर ऊपर उठ गया। दो ताकतवर बानहों ने उसकी कमर पकड़ रखी थी। उसी समय टैंग वुलिन की आवाज गूंजी, लेट मी फेस हिम। गुयू का चेहरा हल्का सा लाल हो गया था, लेकिन तंग वुलिन पहले ही आगे बढ़ चुका था। अपने दोनों हेवी सिल्वर हैमर के साथ उसने सीधे गुआन लॉन्ग पर हमला कर दिया। गुआन लॉन्ग ने डरावनी मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठियां घुमाईं। दो मुट्ठियां और दो हथौड़े आपस में टकराए। धम धम धम। टैंग वुलिन हवा में उछल गया। हथौड़ों के साथ उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन गुआंग लॉन्ग ने अपने दोनों सोल स्किल्स, आर्मर्ड बॉडी और आर्मर्ड ड्रैगन बॉडी दिखा दिए थे। इन दोनों के मिल जाने से उसकी मजबूती हैरान कर देने वाली हो गई थी। टैंग वुलिन एक बार फिर जोर से उछलकर दूर जा गिरा। उसके मुंह से एक भरी हुई कराह निकली। उसके मुंह और नाक से खून टपकने लगा। येशे की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। वह पल भर में टैंग वुलिन के पीछे पहुंच गया, उसे संभालने और गिरने से रोकने की कोशिश में। लेकिन उसने टैंग वुलिन के शरीर पर लगे जोर का अंदाजा कम लगाया था। टैंग वुलिन को पकड़ते ही दोनों जोर से जमीन पर जा पटके। यह ठीक वैसा था जैसे ताकत से कुचल दिया गया हो। गुआंग लॉन्ग ने अपने कंधे झटक दिए, लेकिन टैंग वुलिन का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने आसपास खड़ी भीड़ की ओर देखा। देख लिया, अगर मुझे चुनौती दोगे तो यही अंजाम होगा। ये बच्चे सोल मास्टर्स जरूर हैं, लेकिन इस डैडी का मुकाबला करने के लायक बिल्कुल नहीं है। जो भी मुझे ललकारेगा, उसे इस डैडी के आर्मर्ड ड्रैगन क्लॉस के चिथड़े चिथड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। सीएसए, तुम्हारा लाइट ड्रैगन डैगर मुझे चुभ रहा है। जमीन पर पड़े तंग वुलिन ने दर्द से चिल्लाया। शीशी, जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, जबरदस्त झटके से खुद भी गिर गया था और उसके हाथ में पकड़ा लाइट ड्रैगन डैगर काबू में नहीं रहा। वह तंग वुलिन की पीठ पर लग गया था। माफ करना, यह मेरी मंशा नहीं थी। शीशी भी बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। गुयुए ने पहले ही अपना वाटर एलिमेंट तैयार कर लिया था ताकि दोनों को ठीक कर सके। लेकिन जब वह टैंग वुलिन के पास पहुंची तो उसने उसके शरीर से एक अजीब ऊर्जा निकलते हुए महसूस की। बहुत गर्म है। टैंग वुलिन का शरीर हल्के से कांपने लगा। उसकी पीठ के जख्म से एक तेज गर्मी निकली और पूरे शरीर में फैल गई। बहुत समय पहले महसूस हुई वही जानी पहचानी जलन फिर से लौट आई। वह उसकी रीढ़ के नीचे से उठी, पूरे शरीर में फैली और दिमाग की ओर बढ़ गई। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे आग में जल रहा हो और उससे तीव्र गर्मी की लहर बाहर निकल रही हो। इसी गर्मी ने गुआंग लॉन्ग के हमले से उसकी छाती में जो जकड़न बनी थी, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। टैंग वुलिन के शरीर के अंदर सोल पावर भी बढ़ने लगी, लेकिन उसे बस यही महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग गड़बड़ा गया है। उसे पता ही नहीं था कि उसकी ताकत चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ चुकी है, मानो अब वह आसमान और धरती दोनों को हिला सकता हो। टैंग वुलिन ने अनजाने में अपनी दाहिनी हथेली की ओर देखा। उसके हाथ की पीठ पर सुनहरे धब्बे उभर आए थे। उसका पूरा दाहिना हाथ जैसे फिर से चार्ज हो गया हो और हल्के हल्के कांप रहा था। ताकत में हुई वह जबरदस्त बढ़ोतरी पूरी तरह उसके दाहिने हाथ से आ रही थी। गोल्डन स्केल्स। ये वही गोल्डन स्केल्स थीं जो पहले भी प्रकट हुई थीं। कुछ महीने बीत चुके थे और टैंग वुलिन लगभग इन गोल्डन स्केल्स को भूल ही चुका था। लेकिन अब ये न सिर्फ फिर से प्रकट हुई थीं, बल्कि उसकी सबसे जरूरी घड़ी में सामने आई थीं। एक गहरी दहाड़ के साथ टैंग वुलिन पूरी ताकत से उछला और गुआंग लॉन्ग की ओर दौड़ पड़ा। येशे उसे रोक नहीं पाया और चिल्लाया, वुलिन, मत जाओ। लेकिन गुयुए चुप रही। उसने साफ देखा था कि टैंग वुलिन की गर्दन पर भी गोल्डन स्केल्स उभर आई थीं। उसका चेहरा सुन्न पड़ गया। यह क्या है? गुआंग लॉन्ग ने टैंग वुलिन को अपनी ओर आते देखा और घमंड से दहाड़ा। इस बार टैंग वुलिन के हाथ में सिर्फ एक ही हथौड़ा सौ था। गुआंग लॉन्ग चिल्लाया, लड़के, काफी जिद्दी हो तुम। अगर तुम बच्चा ना होते तो यह डैडी तुम्हें कब का मसल कर मार चुका होता। यह कहते हुए उसने टैंग वुलिन की ओर आते हैवी सिल्वर हैमर पर हथेली से वार किया। लेकिन इसी पल गुआंग लॉन्ग के शरीर के अंदर से एक सिहरन उठी। उसने साफ देखा कि तांग वू लिन की आंखों में सुनहरी चमक थी। सुनहरी रोशनी चमकी। तांग वू लिन की पुतलियां ठंडी और पतली रेखाओं में बदल गईं। एक ऐसी अनजानी भावना गुआंग लॉन्ग के शरीर पर छा गई कि उसका शरीर ढीला पड़ गया। धमाका। गुआंग लॉन्ग का विशाल शरीर जोर से उड़कर दूर जा गिरा। आसपास खड़े लोगों ने साफ सुना कि उसकी बांह की हड्डियां टूटने की आवाज आई।
गुआंगलोंग के दोनों साथी उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे और वे भी उसके साथ ढेर बनाकर गिर पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ देर पहले शीशे गिरा था। टैंग वुलिन ने सदमे में अपने दाहिने हाथ को देखा। उस समय गोल्डन स्केल्स उसकी कलाई तक फैल चुकी थीं और पंजे भी निकल आए थे। उसका पूरा दाहिना हाथ उबलती हुई गर्मी दे रहा था। पिछली बार की तुलना में इस बार उसे सब कुछ और ज्यादा साफ महसूस हो रहा था। वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसकी सोल पावर बहुत तेजी से घट रही है। जल्दी से हट जाओ, उसने दिल ही दिल में प्रार्थना की। एक अजीब नजारा सामने आया। जो चमकती गोल्डन स्केल्स अभी अभी उसके हाथ पर उभरी थीं, वे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं और रोशनी के धब्बों में बदलकर गायब हो गईं। उसके शरीर के अंदर की गर्मी भी ठंडी पड़ने लगी। गोल्डन स्केल्स के प्रकट होने से लेकर उसके अपने जोर से उन्हें हटने तक पूरा समय 10 सेकंड से थोड़ा ही ज्यादा था। लेकिन टैंग वुलिन को ऐसा लगा जैसे उसकी सोल पावर पूरी तरह निचोड़ ली गई हो। पिछली बार से बस यही बेहतर था कि इस बार वह ज्यादा सोल पावर खर्च होने के कारण बेहोश नहीं हुआ। उसका हाथ इतनी अगर पिछली बार गोल्डन स्केल्स का दिखना किसी भ्रम जैसा था, तो इस बार यह पूरी तरह असली एहसास था। अगर यह भ्रम था, तो फिर वह इस एहसास को कैसे समझाए? तुम्हारी तुम्हारी वो ताकत फिर से आ गई? सियशे, जो टैंग वुलिन के पीछे पीछे दौड़ा था, उसने अपनी आंखों से देखा था कि टैंग वुलिन ने एक ही हथौड़े से ग्वांगलोंग को उड़ा दिया। उसने टैंग वुलिन की बाहों पर गोल्डन स्केल्स को उभरते भी देखा था। सिर्फ ग्वांगलोंग ही नहीं, उस पल चेशे भी डर गया था। टैंग वुलिन के शरीर पर गोल्डन स्केल्स के प्रकट होने से कोई जादुई सी ताकत निकली थी, जो सच में डराने वाली थी। टैंग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। अह, बाकी लोग कहाँ हैं? जब उसने फिर से ग्वांगलोंग को ढूंढा, तो ग्वांगलोंग और उसके दोनों साथी गायब हो चुके थे। उसी समय आसपास खड़ी भीड़ आगे आई और अंकल ली की मदद करने लगी, टेबल उठाने और दुकान का सामान समेटने में। ये सब उसी गली की दूसरी दुकानों के मालिक थे, जो अंकल ली की तरह ही थे। वह बदमाश बिना मुआवजा दिए ही भाग गया। जियशे ने गुस्से में कहा, तुम्हारा हाथ। गुयुए ने शक भरी नजर से टैंग वुलिन की ओर देखा। टैंग वुलिन ने हल्की कड़वी हंसी के साथ कहा, मुझे भी नहीं पता, ये दूसरी बार हुआ है। उन स्केल्स ने मेरी स्टैमिना और सोल पावर बहुत तेजी से खा ली, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे जबरदस्त ताकत दे दी। बस इतना ही जानता हूं। चलो पहले वापस चलते हैं, बाद में बात करेंगे। तीनों ने अंकल ली से विदा ली। जाते वक्त जीशे ने चुपके से कुछ पैसे अंकल ली की छाती में ठूंस दिए और फिर एकेडमी की ओर तेजी से निकल गए। वह आदमी क्या बदला लेने के लिए अंकल ली के पीछे आएगा? गुयुए ने चेशे से पूछा। चेशे ने जवाब दिया, अभी तो नहीं आएगा, उसकी हालत ऐसी नहीं है। टैंग वुलिन ने शायद उसकी बांह पूरी तरह तोड़ दी है, और वैसे भी यह बस एक सड़क की दुकान है। प्रोटेक्शन फी के लिए वह ज्यादा बवाल नहीं करेगा। मैं अपने परिवार से दुकान पर नजर रखने को कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रास्ते भर लौटते समय टंग वुलिन काफी सोच में डूबा हुआ था। गुयुए भी कुछ विचारशील लग रही थी, जबकि सेसे भौहें सिकोड़कर चल रहा था। तीनों के मन में बहुत सी बातें चल रही थीं। जैसे ही वे अकादमी के परिसर में दाखिल हुए, गु यू ने कहा कि वह अब वापस जा रही है। वह दोनों को अलविदा कहकर लड़कियों के डॉर्मेट्री की ओर चली गई। तंगवू लिन और शीशी अपने डॉर्मेट्री की तरफ लौट आए। कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही तंगवू लिन ने कहा, शीशी, जरा रुको। जियशे ने शक भरी नजर से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? टैंग वुलिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी गोल्डन स्केल्स कैसे दिखाई देती हैं। जियशे चौंक गया, तुम्हें पता है? जल्दी बताओ फिर। टैंग वुलिन बोला, पहली बार जब गोल्डन स्केल्स दिखाई दी थीं, उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा बुलाने के लिए लगभग हर तरीका आजमाया। मैंने सोल पावर को घुमाया, खुद को चोट पहुंचाई, सोल पावर को पूरी तरह खत्म कर दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आज उनका दिखना अचानक लग सकता है, लेकिन असल में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहली बार हुआ था। शीशे को जैसे कुछ समझ में आने लगा। वह बोला, क्या मतलब? टैंग वुलिन ने कहा, लाइट ड्रैगन डैगर, तुम्हारी लाइट ड्रैगन डैगर। पहली बार गोल्डन स्केल्स तब निकली थीं जब तुमने मुझे उस डैगर से घायल किया था, और आज भी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे अपनी लाइट ड्रैगन डैगर से खरोंच दिया। शीशे की आंखों में चमक आ गई। सही कह रहे हो, ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मुझे यह भी नहीं पता कि ये गोल्डन स्केल्स आखिर हैं क्या। इतना जरूर है कि इनका मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास से कोई सीधा रिश्ता नहीं लगता, जेशिया ने कहा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास दूसरा मार्शल सोल भी हो सकता है कि तुम्हारा दूसरा मार्शल सोल छुपा हुआ हो और उसे जगाने के लिए किसी खास तरह की शक्ति की जरूरत हो। टैंग वुलिन ने जवाब दिया, मुझे ट्विन मार्शल सोल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकता। लेकिन मैं इन गोल्डन स्केल्स से निकलने वाली ताकत को साफ महसूस कर सकता हूं। अगर सच में यह मेरा दूसरा मार्शल सोल हुआ, तो फिर मैं ट्रैश मार्शल सोल वाला सोल मास्टर नहीं रहूंगा। यह सोचकर ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। जेशे बोला, चलो टीचर वू के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। टीचर वू को काफी अनुभव है, शायद वही बता सकें कि यह क्या है। टंग वुलिन ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, कल चलकर टीचर वू से मिलते हैं। जेशे ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। कल तक इंतजार क्यों, अभी चलते हैं। टीचर वू इतनी जल्दी सोए नहीं होंगे। टांग वुलिन ने बेबसी से कहा, तुम मुझसे भी ज्यादा उतावले क्यों हो? जेशे शरारती हंसी हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है, कौन जाने और क्या क्या छुपा हो। और अगर कुछ निकला तो उसका फायदा मुझे भी मिलेगा। टैंग वुलिन ने शक के साथ पूछा, वो कैसे? सीशे ने कहा, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल। ऐसा मत कहना कि तुमने इसके बारे में सुना ही नहीं है। जब दो लोगों के मार्शल सोल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल होते हैं, तो वे मिलकर एक जबरदस्त ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे मार्शल सोल फ्यूजन स्किल कहते हैं। जितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी, उतनी ही ज्यादा ताकत। अगर हमारे पास सच में सोल फ्यूजन स्किल हुई, तो यह तो कमाल की बात होगी। मार्शल सोल से जुड़ी बातों में सीशे टैंग वुलिन से कहीं ज्यादा जानकार था। टैंग वुलिन ने सोल फ्यूजन स्किल्स के बारे में सुना तो था। सोल मास्टर्स की दुनिया में यह किसी शिखर जैसी चीज मानी जाती थी। असल में पूरे ईस्ट सी सिटी में ऐसा कोई नहीं था जो सोल फ्यूजन स्किल इस्तेमाल कर सके। टीचर्स के रहने के कमरे भी डॉर्मेटरी बिल्डिंग में ही थे, ताकि वे छात्रों पर आसानी से नजर रख सकें। इसीलिए क्लास टीचर्स उसी फ्लोर पर रहते थे जहां उनकी क्लास रहती थी। टैंग वुलिन और जीसिए को बस गलियारे में चलते हुए वू जंगकोंग के कमरे तक जाना था। धड़ाम धड़ाम जीसिए ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से वू जंगकोंग की ठंडी आवाज आई, कौन है? टीचर वू, मैं जीसिए हूं। टांग वुलिन भी मेरे साथ है, हमें आपसे कुछ पूछना है, आ जाओ। दरवाजा खुला और सामने वू जंगकोंग पायजामा पहने खड़े थे। उनका चांदनी जैसा सफेद पायजामा उनके दुबले पतले शरीर को उभार रहा था। उनकी आंखों की गहराई में झांकते ही टैंग वुलिन और सीशिए को अपनी स्पेशल ट्रेनिंग की सारी कठिनाइयां याद आ गईं। एक टीचर होने के नाते वू जंगकोंग को अकेले रहने का कमरा मिला था, और वह टैंग वुलिन व सीशिए के कमरे से 2 गुना बड़ा था। उसमें निजी वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम, बेडरूम और एक छोटा सा लिविंग रूम भी था। जेशे ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा, टीचर वू, हमने आपकी कल्टीवेशन में खलल डाल दिया। वू जंगकोंग ने सिर हिलाया। सीधे मुद्दे पर आओ, क्या बात है? जेशे ने अचानक टैंग वुलिन को हल्का सा धक्का दिया। थोड़ी देर में अपने विचारों को समेटकर टैंग वुलिन ने कहा, टीचर वू, मेरे मार्शल सोल में शायद कोई समस्या है। ओ, वू जंगकोंग के शांत चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभरी। वह पहले ही देख चुके थे कि टैंग वुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास एक वेरिएंट थी और वह अच्छे तरीके से म्यूटेट हुई थी। अब अगर वह समस्या की बात कर रहा था, तो इसका मतलब था कि उसका मार्शल सोल फिर से बदल रहा है, और यह अच्छी बात हो सकती थी। किस तरह की समस्या? वू जंगकोंग ने पूछा। टैंग वुलिन ने गोल्डन स्केल्स के पिछले 2 बार दिखने की पूरी घटना, साथ ही अपने अनुमान और सोच उन्हें बता दी। गोल्डन स्केल्स? वू जंगकोंग की भौहें सिकुड़ गईं। टैंग वुलिन की स्थिति वाकई बहुत कम देखने को मिलती थी। जेशे का अंदाजा भी काफी सही था। ऐसे हालात में छुपा हुआ दूसरा मार्शल सोल या सोल फ्यूजन स्किल सबसे ज्यादा मुमकिन लगती थी। जेशे, इसे चाकू मारो और देखो, देखते हैं कि फिर से वही होता है या नहीं, वू जंगकोंग ने कहा। हाँ। जेशे ने शरारती नजरों से टैंग वुलिन की तरफ देखते हुए अपनी लाइट ड्रैगन डैगर निकाली और खुशी खुशी हंसते हुए बोला, वुलिन, बताओ, कहां वार करूं? वू जंगकोंग ने उसे घूरा। फालतू बातें बंद करो, जल्दी करो। जेशे ने जीभ निकाली और टैंग वुलिन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जेशे ने बहुत सावधानी से लाइट ड्रैगन डैगर से टैंग वुलिन की बांह पर हल्की सी कट लगाई। इस बार उसकी हरकतें बेहद धीमी थीं। तीनों की निगाहें वहीं जमी हुई थीं। टैंग वुलिन को दर्द का झटका लगा, लेकिन वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि लाइट ड्रैगन डैगर से हल्की सी रोशनी निकलकर उसके जख्म के जरिए उसके शरीर में समा रही थी। वहीं पहले जैसा जलता हुआ एहसास फिर से उभरा।
उसकी पूंछ की हड्डी से गर्मी की लहर उठी और पूरे शरीर में फैल गई। उसकी बांह पर गोल्डन स्केल्स दिखाई देने लगीं। वू जंगकोंग ने हाथ उठाकर हवा की तेज धार चलाई, जिससे टैंग वुलिन की शर्ट कटकर चिथड़े चिथड़े हो गई और उसका ऊपरी शरीर दिखने लगा। गोल्डन स्केल्स ने टैंग वुलिन की पूरी दाहिनी बांह को ढक लिया। उसकी बांह थोड़ी लंबी हो गई थी। चमकदार और सुंदर गोल्डन स्केल्स उसकी बांह पर फैल चुकी थीं। उसकी हथेली भी बदलने लगी और उसकी पांचों उंगलियों से लगभग 1 इंच लंबे पंजे निकल आए। वू जंगकोंग ने आगे बढ़कर तंग वुलिन की हथेली पकड़ ली और गहरी आवाज में बोले, ताकत लगाओ। टांग वुलिन जानता था कि वह अपने टीचर को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने अपनी दाहिनी बांह से पूरी ताकत लगाकर वू जंगकोंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। वू जंगकोंग ने अपना बायां हाथ उठाया और उसे टंग वुलिन के पेट पर रखा। फिर उन्होंने दोनों आंखें बंद कर लीं और उसके शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने लगे। 10 सेकंड तक वू जंगकोंग का हाथ जोर से पकड़कर रखने के बाद टंग वुलिन को अपनी वह जबरदस्त ताकत धीरे धीरे कम होती महसूस होने लगी। गुआंगलोंग के साथ हुए मुकाबले में उसने जो सोल पावर इस्तेमाल की थी, वह अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। अगर वह लापरवाही से ताकत का इस्तेमाल करता रहा तो वह एक बार फिर बेहोश हो सकता था। यह सोचते ही उसने होश में बने रहने के लिए अपनी गोल्डन स्केल्स को वापस हटाने की कोशिश की। वह चाहता था कि वह जागता रहे और अपने टीचर की बातों को सुन सके। जैसे ही वू जांगकोंग ने उसका हाथ छोड़ा, टांग वुलिन का शरीर कमजोरी की वजह से एक पल के लिए लड़खड़ा गया। चेशे तुरंत आगे बढ़ा, टंग वुलिन को सहारा दिया और उसे वू जंगकोंग के लिविंग रूम में रखे सोफे पर बिठा दिया। अजीब है, वू जंगकोंग ने अपनी भौहों को हल्के से दबाया। उनकी नजर से साफ झलक रहा था कि वह गहरी सोच में डूबे हुए हैं। जिएशे और टैंग वुलिन दोनों ने हिम्मत नहीं की कि उस समय उनसे कोई सवाल पूछें। कुछ देर बाद वू जांगकोंग बुदबुदाए, यह ट्विन मार्शल सोल जैसा नहीं लगता। अगर यह ट्विन मार्शल सोल होता तो इसके सक्रिय होते ही मुझे दूसरा मार्शल सोल महसूस हो जाता। यह तुम्हारे मार्शल सोल का एवोल्यूशन भी नहीं लगता। जो ताकत अचानक बढ़ी, उसका ब्लू सिल्वर ग्रास से कोई लेना देना नहीं दिखता और यह मार्शल सोल फ्यूजन स्किल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जीशे में भी कुछ बदलाव नजर आते। ऐसी कोई मार्शल सोल फ्यूजन स्किल नहीं होती जो सिर्फ एक ही व्यक्ति पर असर दिखाए। वू जंगकोंग लगातार सोच विचार करते रहे, लेकिन यह सच्चाई थी कि यह सारी स्थिति बिना किसी शक के टांग वुलिन पर ही दिखाई दी थी। टीचर, मेरी गोल्डन स्केल्स। टैंग वुलिन खुद को रोक नहीं पाया और यह सवाल पूछ बैठा। वू जंगकोंग ने उसकी ओर देखा। बहुत ही अजीब है, इससे तुम्हारी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। गोल्डन स्केल्स की मदद से तुम्हारी जन्मजात ताकत कम से कम 3 गुना बढ़ गई है। यही वजह है कि तुम्हारी सोल पावर इतनी तेजी से खत्म हो जाती है। इसके अलावा अभी तुम्हारे पास इन गोल्डन स्केल्स को नियंत्रित करने की क्षमता भी नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी सोल पावर में बदलाव महसूस किया था, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं कि इन गोल्डन स्केल्स का सोल पावर से कोई सीधा संबंध नहीं है। भले ही तुम्हारी सोल पावर कम हो रही है, लेकिन इस ताकत के उभार की यही असली वजह नहीं है, बल्कि इस शक्ति के प्रकट होने के बाद ही सोल पावर घटने लगी। यह मामला काफी जटिल है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो इन गोल्डन स्केल्स को एक तरह का स्पिरिट टूल माना जा सकता है। यह सोल पावर को खर्च करती है, लेकिन इनके प्रकट होने की वजह सोल पावर नहीं है। मेरे लिए भी यह पहली बार है और मैं अभी यह नहीं कह सकता कि यह अच्छी चीज है या बुरी, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी विस्फोटक क्षमता वाली शक्ति होना फायदेमंद ही है। तुम्हें किसी तरह इस शक्ति को काबू में करना सीखना होगा। मेरा अंदाजा है कि जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर बढ़ेगी, ये गोल्डन स्केल्स भी बदलती जाएंगी। मैं समझ गया, टैंग वुलिन ने जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में थोड़ी निराशा थी। टीचर वू अकादमी के सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, फिर भी वह टैंग वुलिन में हो रहे इस अजीब बदलाव की असली वजह नहीं समझ पाए थे। अब वह और किससे जवाब ढूंढे? जेशे ने मायूसी के साथ कहा, तो यह फ्यूजन स्किल सच में नहीं है? लेकिन मेरे बिना तो वह उस ताकत को दिखा ही नहीं सकता था। वू जंगकोंग ने सिर हिलाया। यह मार्शल सोल फ्यूजन स्किल नहीं है। यह ताकत किसी न किसी तरह तुम्हारी लाइट ड्रैगन डैगर से जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में, तुम्हारी लाइट ड्रैगन डैगर ने उसके शरीर के भीतर इस शक्ति को जगाया और इसी वजह से गोल्डन स्केल प्रकट हुई। अगर किसी दिन वह इस शक्ति को नियंत्रित करना सीख गया, तो वह तुम्हारी मदद के बिना भी इसे सक्रिय कर पाएगा। यह शक्ति बहुत खास है। अगर इसे मार्शल सोल माना जाए, तो यह उन सबसे उच्च स्तर के मार्शल सोल्स में से एक होगी जिन्हें मैंने कभी देखा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक सोल रिंग है, फिर भी गोल्डन स्केल्स के प्रकट होते ही मुझे दबाव महसूस हुआ।
यह दबाव मार्शल सोल की जन्मजात विशेषता होती है। मार्शल सोल जितना ज्यादा ताकतवर होता है, उसका दबाव भी उतना ही ज्यादा होता है। हाँ, हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। सेशे ने जल्दी से हामी भरी। टैंग वुलिन ने थोड़ा खालीपन महसूस करते हुए पूछा, टीचर वू, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? वू जंगकोंग ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें मेहनत से अभ्यास करना होगा और अपनी सोल पावर बढ़ानी होगी। जैसे जैसे सोल पावर मजबूत होगी, वैसे वैसे इस शक्ति को नियंत्रित करने की तुम्हारी क्षमता भी बढ़ेगी। तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने पर भी काम करना चाहिए। इससे इस शक्ति को काबू में करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा तुम्हें इस शक्ति का बार बार अनुभव करना होगा और इसमें जिएशे तुम्हारी मदद कर सकता है। जितना ज्यादा तुम्हारा शरीर इस शक्ति का सामना करेगा, उतना ही बेहतर तुम्हारा नियंत्रण हो पाएगा। मुझे भी इस बारे में आगे और सोच विचार करना होगा। जी। टैंग वुलिन को इस बात का दुख था कि उसे वू जंगकोंग से साफ जवाब नहीं मिला, लेकिन गोल्डन स्केल्स का दोबारा प्रकट होना उनके अस्तित्व का सबूत था और उसने उसे एक उम्मीद दी थी। यहां तक कि टीचर वू ने भी माना था कि इस शक्ति का स्तर काफी ऊंचा है। इसका मतलब यह था कि अगर वह इसे सही तरह से नियंत्रित करना सीख गया, तो उसकी ताकत जबरदस्त रूप से बढ़ जाएगी। जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। हालांकि फर्स्ट ग्रेड क्लास 5 और क्लास 4 के बीच हुआ मुकाबला एक दिन पहले ही हुआ था, लेकिन इससे अकादमी में ज्यादा हलचल नहीं मची, क्योंकि यह लोवेस्ट ग्रेड की दो सबसे नीचे रैंक वाली क्लासेस के बीच का ही मुकाबला था। फिर भी इस मैच ने कुछ लोगों का ध्यान खींचा, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की क्लास 3 का, जिनका मुकाबला दोपहर में फर्स्ट ग्रेड की क्लास 5 से होना था। फर्स्ट ग्रेड क्लास 3 की क्लास टीचर ये यिंगरॉन्ग काफी युवा थीं और उम्र में वो जांगकोंग से भी कुछ साल छोटी थीं। वह अकादमी में नई टीचर थीं। अपनी अच्छी शक्ल और अच्छे ढंग से पढ़ाने की वजह से वह अपनी क्लास के छात्रों में काफी लोकप्रिय थीं। उन्हें याद आया जब उन्होंने पहली बार वू जंगकोंग को देखा था। उस पल उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। यह ठंडे और घमंडी प्रिंस चार्मिंग न सिर्फ एडवांस्ड एकेडमी की छात्राओं का ध्यान खींच चुका था, बल्कि उनका भी। सुना गया था कि वह 5 रिंग सोल किंग है। इतनी कम उम्र में यह अपने आप में असाधारण था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वह पहले खुद भी वहीं का स्टूडेंट रह चुका था। ये यिंगरोंग की नजर में अगर वू जंगकोंग का स्वभाव इतना ठंडा न होता, तो वह बिल्कुल परफेक्ट होते। सबसे अहम बात यह थी कि वह अभी तक सिंगल थे और उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। शायद उनकी उम्मीदें बहुत ऊंची थीं। वू जंगकोंग सच में अपने आइसली एरोगेंट प्रिंस चार्मिंग के खिताब के लायक थे। उन्होंने फर्स्ट ग्रेड क्लास 5 को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया था। ये यिंगरोंग ने एक दिन पहले अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ वह मुकाबला देखा था। जब जीशे और गुयुए ने अपने 100 ईयर सोल रिंग्स रिलीज किए, तो वह चौंक गई थीं। वह 100 साल की सोल रिंग थी। ऐसे स्तर के छात्र आखिरी क्लास में क्यों थे? उनकी क्लास 3 में तो एक भी छात्र ऐसा नहीं था जिसके पास 100 साल की सोल रिंग हो। फिर भी यह क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट आगे बढ़ना ही था। वह चाहती थीं कि उनकी क्लास यह मैच जीते, ताकि वू जंगकोंग पर उनकी गहरी छाप पड़े। उस ट्रियो के लिए मुकाबले का समय वही था जो पिछले दिन था। दोपहर की क्लासेस खत्म होने के बाद इंटरमीडिएट एकेडमी का मैदान इस मैच का स्थान था। यह टूर्नामेंट का दूसरा दिन था, लेकिन पहले की तरह ही वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। ये यिंगरोंग समय से पहले मैदान पर पहुंच गईं। फर्स्ट ग्रेड क्लास 3 की भाग लेने वाली टीम कायदे से खड़ी थी। सबसे आगे एक नाजुक चेहरे वाला लड़का खड़ा था। हैरानी की बात यह थी कि ये तीनों प्रतिभागी एक जैसे दिखते थे। अगर वह उन्हें अच्छी तरह से न जानती, तो उनके लिए उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता। वू चांगकोंग फर्स्ट ग्रेड की क्लास 5 को लेकर मंच की तरफ आए। टैंग वुलिन, सिएशे और गु युए ठीक उनके पीछे चल रहे थे। क्लास 5 के बाकी छात्रों के चेहरों पर जोश और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। पिछली लड़ाई के नतीजों के बाद उन्हें टैंग वुलिन की इस तिकड़ी पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा हो गया था। ये यिंगरोंग मुस्कुराते हुए आगे आईं। उन्होंने कहा, टीचर वू, नमस्ते, और मुस्कान के साथ वू जंगकोंग की तरफ सिर हिलाया। ये यिंगरोंग सच में बेहद खूबसूरत थीं। उनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर से ज्यादा थी, शरीर की बनावट शानदार थी और आंखों में गजब की चमक थी। हल्के हरे रंग के लंबे बाल आमतौर पर खुले नहीं रहते थे, बल्कि पोनीटेल में बंधे रहते थे। गोरी त्वचा, अंडाकार चेहरा और चेरी जैसे होंठ देखकर कोई भी यकीन कर लेता कि अगर कहा जाए कि वह किसी एडवांस अकादमी की छात्रा हैं, तो भी। उन्होंने 23 साल की उम्र में ईस्ट सी एकेडमी ज्वाइन किया था और वह पहले से ही 4 रिंग सोल एंसेस्टर थीं।
वो जानकोंग की नजर में यह उम्र के हिसाब से काफी बेहतरीन उपलब्धि थी। नमस्ते। वो जानकोंग ने हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। मैं क्लास 3 की इंचार्ज टीचर हूं, ये यिंगरोंग। उन्होंने अपना नाम थोड़ा जोर देकर बताया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि यह बर्फीले स्वभाव वाला प्रिंस चार्मिंग शायद उन्हें जानता ही नहीं। आखिर पूरे अकादमी में कितनी ही लड़कियों के नाम होंगे जिन्हें वह याद रखता हो, यह कहना मुश्किल था। हम। वू जंगकोंग ने बस एक शब्द में जवाब दिया और फिर अपनी नजर मंच की ओर मोड़ ली। बगल में खड़ा शेषे प्रशंसा भरी आंखों से यह सब देख रहा था। उसे वू जंगकोंग की सबसे ज्यादा जलन उनकी वही ठंडी और घमंडी शख्सियत से होती थी। यह घमंड दिखावे का नहीं था, बल्कि उनके स्वभाव में ही बसा हुआ था। जब वह खुद की तुलना वू जंगकोंग से करता, तो उसे साफ महसूस होता कि वह उनसे बहुत पीछे है। ये यिंगरोंग को इस बर्ताव से जरा भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने क्लास 3 की तरफ रुख किया और उन्हें हाथ से इशारा करके बुलाया। क्लास 3 के छात्र तेजी से दौड़ते हुए आए और उनके सामने सीधी लाइन में खड़े हो गए। ये यिंगरोंग ने अपनी क्लास से कहा, दोस्ती सबसे ऊपर है, मुकाबला बाद में। गू तियन री, गू तियन युए, गू तियन मिंग। समझ गए? जी टीचर। ये तीनों ने एक साथ जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ एक ही इंसान बोल रहा हो। वू जांगकोंग ने उनकी तरफ नजर डाली। तीनों के बिल्कुल एक जैसे चेहरे देखकर उनकी दिलचस्पी ये यिंगरोंग और इन तीनों भाइयों में और बढ़ गई। उसी समय टीचिंग डायरेक्टर लॉन्ग हैंगशू मंच पर आ पहुंचे। क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला शुरू होने वाला है। फर्स्ट ग्रेड की क्लास 5। क्या इस बार भी वही 3 लोग हैं? वो जांगकोंग ने सिर हिलाया। टांग वुलिन, शी और गुयू तीनों साथ में मंच पर चढ़े और बीच में जाकर खड़े हो गए। यी यिंगरोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग भी जाओ। तीनों हमशक्ल भाई भी मंच पर चढ़ गए। तीनों भाइयों की बनावट पतली थी और आंखें बेहद तेज लग रही थीं। एक दूसरे को पूरी तरह समझने की वजह से उनके कदम भी बिल्कुल एक जैसे थे। वू जंगकोंग ने अपने शिष्यों को कोई निर्देश नहीं दिया। भविष्य में उन्हें तरह तरह के विरोधियों का सामना करना ही था और क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट का मकसद ही उन्हें निखारना था। अगर हर बार उन्हें उसकी मदद की जरूरत पड़े तो उनका विकास कभी नहीं हो पाएगा। टैंग वुलिन की टीम त्रिकोणीय फॉर्मेशन में खड़ी हुई। हमेशा की तरह टैंग वुलिन आगे थे। तीनों पहाड़ की तरह अडिग और स्थिर खड़े थे। गू परिवार के तीनों भाई एक सीध में साथ साथ खड़े थे। बीच में गू तियनरी, बाईं तरफ गू तियनयुए और दाईं तरफ गू तियनमिंग। क्या सब तैयार हैं? लॉन्ग हैंगशू ने हमेशा की तरह पूछा। दोनों पक्षों से जवाब मिलने के बाद उन्होंने हाथ हिलाकर मुकाबला शुरू होने की घोषणा कर दी। गू भाइयों ने एक साथ अपनी मार्शल सोल्स रिलीज की। जब टैंग वुलिन की टीम ने उनकी मार्शल सोल्स देखी तो वे पूरी तरह सन्न रह गए। तीनों की मार्शल सोल बिल्कुल एक जैसी थी। हालांकि वे ट्रिपलेट थे, इसलिए यह बात उतनी हैरान करने वाली नहीं थी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि तीनों की पीठ पर एक साथ पंख उगाए। तीनों जोड़ी पंख एक साथ फैल गए और उनके नीचे एक एक सफेद सोल रिंग दिखाई दी। गू भाई तीनों एक साथ हवा में उड़ गए और बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। यह नजारा देखकर लॉन्ग हैंगशू भी हैरान रह गए। फ्लाइंग मार्शल सोल, ऐसी मार्शल सोल्स बेहद दुर्लभ होती है। ऊपर से ये तीनों ट्रिपलेट थे। चाहे उनकी सोल पावर कम हो या स्पिरिट सोल ज्यादा मजबूत न हो, फिर भी इन्हें एलिट क्लास में होना चाहिए था। लगता है एडमिशन के वक्त कोई गलती हो गई थी। असल में यह सच में अकादमी की गलती थी। गियू भाइयों ने एक साथ नामांकन नहीं कराया था। गू तियनरी पहले आया था। गू तियन युए को पेट दर्द था और गू तियन मिंग किसी और काम में फंसा हुआ था। उस समय एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी और शिक्षक बेहद व्यस्त थे। इसी वजह से किसी का ध्यान इन ट्रिपलेट्स पर नहीं गया। इसके अलावा इन तीनों भाइयों को भी टैंग वुलिन जैसी ही समस्या थी। उनका पारिवारिक हालात बहुत साधारण था। उनके माता पिता एक साथ 3 स्पिरिट सोल्स खरीदने की हालत में नहीं थे। इसलिए उन्होंने पैसे जोड़ते रहे और रजिस्ट्रेशन से ठीक पहले तीनों ने 10 साल पुराने स्पिरिट सोल्स खरीदे ताकि अकादमी की जरूरी शर्तें पूरी हो सकें। उनकी सोल पावर सिर्फ रैंक 11 थी। भले ही उनकी मार्शल सोल कमजोर नहीं थी, लेकिन सोल रिंग्स बहुत ही साधारण थीं। इसी वजह से उन्हें क्लास 3 में डाल दिया गया था। गियू भाइयों की मार्शल सोल का नाम था स्काई स्क्रेपिंग बैटल ईगल। यह एक हाई स्पीड पक्षी टाइप मार्शल सोल थी। स्काई स्क्रेपिंग बैटल ईगल अपनी रफ्तार से दुश्मन को पूरी तरह दबा देती थी। एक सोल बीस्ट के रूप में यह 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकती थी और काफी देर तक तेज रफ्तार बनाए रख सकती थी। इससे साफ था कि तीनों भाई एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर्स थे। उनकी फर्स्ट स्पिरिट सोल एक जैसी थी,
गस्ट फैल्कन नाम की। इसकी स्पीड बेहद तेज थी, लेकिन आक्रमण शक्ति कमजोर थी। इसका आकार लगभग हथेली जितना ही था। यह सच में एक कमजोर स्पिरिट सोल थी। अगर वे थोड़ी और ताकतवर स्पिरिट सोल चुन पाते, तो उनकी लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ सकती थी। मार्शल सोल रिलीज करते ही उनकी पीठ से धूसर रंग के ईगल विंग्स निकले और वे हवा में उड़ने लगे। वे उड़ सकते हैं? इससे निपटेंगे कैसे? जीसिया ने टैंग वुलिन की तरफ देखते हुए कहा। टैंग वुलिन ने हल्की मुस्कान दी। हमें बस उन्हें नीचे गिराना है। गु युए, अपने विंड एलिमेंट से मेरी मदद करो। टैंग वुलिन के हाथ में नीली रोशनी चमकी और ब्लू सिल्वर ग्रास निकलकर सिएशे की कमर के चारों ओर लिपट गई। सिएशे चिल्लाया, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तुम क्या कर रहे हो? टांग वुलिन ने झुंझला कर कहा, मुझे दर्द से डर लगता है। फिर भी तुमने कल मुझे छुरा मारा था ना? सिएशे को जवाब देने का मौका दिए बिना टैंग वुलिन ने उसे अपनी तरफ खींचा और एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली। हरी रोशनी चमकी और जिएशे का शरीर अचानक हल्का हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजन बहुत कम हो गया हो। अगले ही पल वह बादलों को चीरता हुआ हवा में उड़ गया। मंच के बाहर खड़ी ये यिंगरोंग ने देखा कि टंग वुलिन ने सिएशे को पकड़कर कुछ चक्कर घुमाए और फिर उसे सीधे हवा में उछाल दिया, ठीक गू भाइयों की तरफ। हरी रोशनी जिएशे के शरीर के चारों ओर बनी रही और वह रॉकेट की तरह सीधे गू तियनरी की तरफ बढ़ा। इतनी ऊंचाई तक किसी को कैसे फेंक सकता है? ये यिंगरोंग पल भर को घबरा गईं, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। गू भाइयों के पास फ्लाइंग मार्शल सोल थी और वे ट्रिपलेट थे। अकादमी में आने के बाद से ही वह इन तीनों पर खास ध्यान दे रही थीं। उन्होंने उन्हें हवाई लड़ाई और आपसी तालमेल की खास ट्रेनिंग दी थी। अगर सिर्फ एक इंसान को ऊपर भेजा गया, तो क्या यह उन तीनों को मिलकर उसे घेरने का मौका नहीं दे रहा था? तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।